डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। आज हम ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता अध्याय पर अध्ययन करेंगे। ज्यामितीय आकृति से आप भली भांति परिचित हैं, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, वृत्त और चतुर्भुज के अंतर्गत वर्ग, आयत, ऐसी विभिन्न आकृतियों की समरूपता। तो पहले हम समरूपता क्या है को समझें। तो समरूपता एक सामान्य सा उदाहरण अपन लें, जैसे ये मैं बनाया वृत्त, ये भी वृत्त, ये भी वृत्त, सभी वृत्त हैं। तो ये क्या हुआ, ये दोनों तीनों एक दूसरे के समान हैं। और देखें, एक समबाहु त्रिभुज बनाया, ठीक, फिर एक समबाहु त्रिभुज बनाया थोड़ा बड़ा, इससे भी एक बड़ा समबाहु त्रिभुज हम यहाँ बना दें। तो समबाहु त्रिभुज बनाने से तात्पर्य है कि ये भी कैसा है, समरूप है। और इससे भी अच्छा एक उदाहरण लें, जैसे हम 5 रुपए का नोट देखें, 10 रुपए का नोट देखें, 20 रुपए का नोट देखें, 500 का देखें, 1000 का देखें, 2000 का नोट देखें, तो सभी नोट आयताकार हैं, समरूप हैं। तो ऐसी आकृतियाँ जो दिखने में एक जैसे हों, उनको हम समरूप आकृति कहते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं, अगर इस त्रिभुज को हमको इतना बड़ा करना हो तो कितने गुना बड़ा करना है, उसके लिए हम स्केलिंग का इस्तेमाल करते हैं एक शब्द। तो स्केलिंग है क्या, इस पर अब चर्चा करेंगे कि स्केल है क्या और स्केलिंग का प्रयोग क्यों करते हैं। तो स्केलिंग क्या है? तो स्केलिंग का अर्थ है आकार में बदलाव करना, अर्थात आकार को बड़ा या छोटा करना। किंतु बड़ा या छोटा करते समय यह ध्यान रखा जावे कि प्राप्त नया चित्र पहले वाले चित्र जैसा ही हो, ठीक, उसे हम कहते हैं स्केलिंग करना। जैसे आपने फोटो में देखा होगा, हम स्वयं हमारा चेहरा जैसे मान लीजिए जितना भी बड़ा हो, पर जब हम पासपोर्ट साइज का फ़ोटो बनवाते हैं तो पासपोर्ट साइज का जो फ़ोटो होता है हूबहू हमारे चेहरे जैसा ही दिखता है, जबकि उसकी आकृति छोटी हो जाती है, ठीक। अब स्केल गुणक शब्द क्या है देखते हैं। तो स्केल गुणक है जैसे दो आकृतियाँ जो समरूप हों, उनकी भुजाओं का जो अनुपात लिया जाता है उसे ही हम स्केल गुणक कहते हैं। आकृति को बड़ा करना हो तो स्केल गुणक का मान 1 से बड़ा तथा छोटा करना हो तो 1 से छोटा लेना होता है। समरूपता क्या है मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया, फिर भी यहाँ नोट कर लेंगे। एक जैसे दिखने वाले आकृतियों को समरूप आकृति तथा इस गुण को ही समरूपता कहते हैं। उदाहरण के लिए 1, 2, 5, 10, 20, 100, 200, 500 के सभी के नोटों का आकार क्या है, आयताकार है। सभी वर्ग, आयत, वृत्त सदैव समरूप होते हैं। साथ ही साथ सभी समबाहु त्रिभुज भी सदैव समरूप होते हैं। फिर आप नोट कर लेंगे, समरूपता की शर्तें लिखिए या समरूप त्रिभुज के लिए समरूप शर्तें लिखिए। तो दो बहुभुज, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो इत्यादि, समरूप होंगे यदि और केवल यदि पहला, उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक हों। समरूपता के लिए संकेत इस प्रकार से बनाया जाता है। अब यहाँ देखेंगे, दो त्रिभुज हमने यहाँ लिया हुआ है, त्रिभुज ABC और PQR जो समरूप हैं। तो यहाँ पहला कि उनके संगत कोण बराबर हैं, तो कोण A बराबर यहाँ P लिखा हुआ है, कोण A बराबर P, कोण B बराबर Q, कोण C बराबर R, यानी पहला शर्त है संगत कोण बराबर हैं। अब संगत भुजा, तो AB के संगत भुजा PQ को लिया तो AB बटे PQ, BC के संगत भुजा QR है तो BC बटे QR, AC के संगत भुजा PR है तो AC बटे PR लिखते हैं, ठीक है।
समरूपता के बाद हम इस अध्याय पर प्रमेय दिए गए हैं, तो उनमें से एक महत्वपूर्ण प्रमेय है थेल्स प्रमेय, जो वार्षिक परीक्षा में लगभग प्रतिवर्ष आता ही रहता है, 1-2 वर्ष के अंतराल में। तो थेल्स प्रमेय, इसे हम आधारभूत आनुपातिकता का प्रमेय भी कहते हैं, को लिखकर सिद्ध कीजिए या कथन लिखकर सिद्ध कीजिए। या फिर प्रश्न कथन परीक्षा में दे दिया जाता है और सिद्ध कीजिए कहेगा। तो सपोज मान लें कि थेल्स प्रमेय का कथन लिखकर सिद्ध कीजिए आया। तो थेल्स प्रमेय का कथन है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को जिन 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करता है। तो इसको अच्छे से समझ लेंगे और याद भी कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर देखते हैं प्रमेय होता क्या है। तो प्रमेय वह है जो तर्कों या अभिगृहीतों के इस्तेमाल करते हुए उस कथन को हम सिद्ध करें, तो इस क्रिया को हम या इनका जिसमें उपयोग होता है उसे हम प्रमेय कहते हैं। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय का कथन हमने यहाँ देखा। अब इस प्रमेय के कथन के अनुसार एक बार चित्र बना करके देखते हैं। तो किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कहा गया है। तो मान लीजिए हमारे पास ये त्रिभुज है ABC। अब इसकी 3 भुजाएं हैं, AB है, BC है और AC भी है। तो किसी एक भुजा के समांतर, तो हम चाहें तो BC के समांतर ऐसा खींच सकते हैं, या हम AC के समांतर भी खींच सकते हैं और AB के समांतर भी खींच सकते हैं। परंतु प्रश्न में क्या कहा गया, त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, सभी के नहीं खींचना है। मैं तो आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया कि सभी भुजाओं के समांतर हम खींच सकते हैं। तो यहाँ हमने अपने चित्र में BC के समांतर एक रेखा L खींचा है, जो क्या करता है, भुजा AB को D पर और AC को E पर काटता है। तो सबसे पहले हम प्रमेय हल करते हैं, तो चित्र को बनाते हैं प्रमेय के कथन के अनुसार और दिया है लिखते हैं। तो त्रिभुज ABC जहां L समांतर BC खींचा, जो AB और AC को D व E पर काटती है। फिर हमको सिद्ध क्या करना है, तो वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करते हैं, अर्थात AD/BD बराबर AE/CE, जो इसका अनुपात होगा वे बराबर होंगे। इसलिए ये सिद्ध आ गया। अब सिद्ध करने के लिए कभी कभी दिया गया चित्र पर्याप्त नहीं होता है, उस स्थिति में हमको चित्र में अपनी ओर से कुछ जोड़ना होता है, जिसे रचना कहा जाता है। तो यहाँ लिखा गया है, BE और CD को मिलाया तथा CF लंब AD खींचा। तो चलिए चित्र में पहले मिला दूं। तो ये BE को मिलाया और CD को भी मिलाया, ठीक है, और EF ऐसा लंब खींचिए, ये 90 अंश का कोण हुआ। ठीक, ये हमारा रचना हो गया। इसके बाद आ जाता है उपपत्ति। तो उपपत्ति में हमको करना क्या है, तो इस त्रिभुज का ऊपर का हिस्सा जो दिख रहा है ADE का क्षेत्रफल लीजिए और बटे में BDE त्रिभुज का क्षेत्रफल लीजिए। तो ऐसा लिखा गया है यहाँ, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे BDE का क्षेत्रफल। तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, दोनों का क्षेत्रफल होगा 1/2। तो त्रिभुज ADE में देखिए आधार AD है और ऊंचाई क्या होगा EF। उसी प्रकार BDE त्रिभुज एक अधिक कोण त्रिभुज है यहाँ पर, तो इसका आधार BD ही लेंगे और ऊंचाई को EF लेते हैं। तो यहाँ पर आधार का मान AD पुट कर देंगे और ऊंचाई EF। हर वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल में आधार BD और ऊंचाई EF, EF से EF कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल करेंगे तो मिल जाता है AD/BD। इसको दे देंगे समीकरण 1। अब आगे इसी प्रकार फिर से त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CED का क्षेत्रफल लेंगे, तो हमको मिलेगा AE/CE।
ठीक है। फिर कौन सा लेना है, ADE का क्षेत्रफल बटे CED का क्षेत्रफल लेंगे तो क्या मिलेगा, AE बटे CE। को इस भाग को पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं है, इसी प्रकार करके लिख लेंगे। अब हम देखते हैं कि जो समीकरण 1 और 2 मिला उसके अंश में तो हमने यही लिखा है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, उसमें भी था इसमें भी था, हर में अलग अलग त्रिभुज है। तो अगर दोनों समीकरणों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएं तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। तो एक प्रमेय था जो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा होगा, चूंकि एक ही आधार व दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी लॉजिक को लगा करके हम आगे प्रमेय को सिद्ध कर रहे हैं। तो इस कथन को याद कर लेंगे और इसको यहाँ लिखना पड़ेगा। इस आधार पर देखते हैं कि जो हर का क्षेत्रफल था समीकरण 1 में, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल त्रिभुज CED के क्षेत्रफल के बराबर हुआ। किस आधार पर, उपरोक्त कथन के आधार पर। अब हम देखते हैं कि समीकरण 1 और 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर होने के कारण हम क्या लिख सकेंगे कि राइट हैंड साइड भी बराबर है, अर्थात AD बराबर AE बटे CE। तो बच्चों इस प्रमेय का ठीक से अभ्यास कर लेंगे, 5 नंबर 6 नंबर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर कुछ प्रमेय पर आधारित कुछ प्रश्नों को बताएंगे, फिर इस समरूप त्रिभुज वाले अध्याय से मेन प्रमेय को आपको समझाएंगे। तो ध्यान से देखेंगे, पूरा वीडियो देखिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।